एवरीवन, आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले एनाटमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटमी और फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन सी फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन करते वक्त क्रोमोजोम का डिवीजन कैसे होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले तो हम लोग देखेंगे, ब्रीफ आइडिया देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या काम करता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि वो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, साइट ऑफ मेल स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी ये सबसे पहले ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। वो कौन सी गैमेट होती है? ओवम होती है फीमेल में और स्पर्म होता है मेल में। ठीक है, तो मेल में स्पर्म होता है, तो यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके साथ साथ वो जो स्पर्म प्रोड्यूस करी है उसका मैचुरेशन भी करती है। ठीक है, मैचुरेशन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मैच्योर होके फिर वो कहाँ निकल जाती है? इजैकुलेटरी डक्ट वगैरह से निकल के मैं बताऊंगी कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है आगे। तो हमारा जो टेस्टिस होता है ना, मैंने एनाटमी में बताया है कि जो हमारा टेस्टिस होता है वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, वहाँ पे मैचुरेशन भी हो जाता है, लेकिन जो हमारा स्पर्म होता है वो मोटाइल नहीं रहता है। ठीक है, वो मोटाइल नहीं रहता है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो मोटाइल नहीं रहता है। उसके बाद जब वो इपिडिडाइमस में जाता है तो वहाँ पे जाके वो मोटाइल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे वो जाता है वास्ट डिफरेंसेस है, वास्ट डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स का सिक्रेशंस मिलता है, यानी 3 ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है और पूरा मिला के वो क्या बन जाता है? सीमेन। और सीमेन फिर आगे जाके यूरेथ्रा से बाहर निकलता है और वेजाइना में जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, ये होती है पूरी फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको समझ आई होगी। स्पर्म, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का मैचुरेशन करने के बाद उसे मोटाइल भी बनाता है, मोटाइल बनाने के बाद उसके साथ और भी सिक्रेशंस ऐड होते हैं जिसको हम सीमेन बोलते हैं। सीमेन फिर वहाँ से निकल के वास्ट डिफरेंस वगैरह से, इजैकुलेटरी डक्ट से निकल के फिर वो जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर फीमेल वेजाइना में जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, ये पूरी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम 1 बाय 1 सबका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को ये स्पर्मेटोजोआ भी हम लोग बोलते हैं। तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। अब टेस्टिस के अंदर होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स होती है और एक और सेल होता है मेल जर्मिनेटिंग सेल होती है, मेल जर्म सेल। ठीक है, एक और क्या होती है इसके अंदर? टेस्टिस के अंदर क्या क्या कौन कौन सी सेल होती है? सर्टोली, एनाटमी मैंने बताया था, सर्टोली सेल्स होती है, मेल जर्म सेल होती है, जर्म सेल। ठीक है, और एक और होती है लेडिक सेल होती है, लेडिक सेल्स। ठीक है, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है ना उसके बीच में रहता है, उसके बीच में। एनाटमी में जाके देखिएगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो 3 सेल्स होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला हम फंक्शन देख रहे हैं सर्टोली सेल्स का। तो सर्टोली सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ये जो जर्म सेल है ना, ये जो जर्म सेल है, ठीक है, ये जर्म सेल यही जो आगे जाके स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इसको ये क्या करता है? न्यूट्रिशमेंट देता है। ठीक है, नरिशमेंट देता है, यानी इसको भोजन प्रोवाइड करता है। अब वहाँ पे जो सेल है वो जीवित है तो उसको भाई भोजन तो चाहिए ना, तो उसको ये ग्लाइकोजेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पर्म सेल को या फिर जर्म सेल को ये न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज या फिर आयंस वगैरह जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है ये प्रोवाइड करता है ताकि वो सेल जीवित रहे। ठीक है, सिंथेसिस सब कुछ हार्मोन्स की भी सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स नहीं, प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में 3 सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स, मेल जर्म सेल्स, लेडिक सेल्स। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सबका फंक्शन बताऊंगी। अभी मैंने बताया सर्टोली सेल्स का और आगे मैं मेल जर्म सेल का फंक्शन बताऊंगी कि कैसे वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद लेडिक सेल का फंक्शन बताऊंगी। लेडिक सेल का मैंने एनाटमी में भी उसका फंक्शन बताया है। ठीक है,
अब ये टेस्टिस जो है 2 हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट में करती है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में करती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज होता है? लेडिक सेल, अभी जो मैंने बताया, लेडिक सेल्स। इसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, एंड्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा, लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, पूरी प्रोसेस इसमें देखेंगे। मैं फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, आप प्लीज़ बने रहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है? तो सबसे पहला डेफिनेशन, बाय प्रोसेस विच स्पर्म आर फॉर्म्ड, वैसी प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? हमारे टेस्टिस में होते हैं, ठीक है, टेस्टिस में होते हैं। समझ आ रही है? अब हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, ठीक है। मेल में तो होता है ये ठीक है, लेकिन कब स्टार्ट होता है, किस एज में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होना, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? पहला तो हम लोग लोकेशन देख लिए कि कहाँ होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? हमारे टेस्टिस में, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर होता है, साइट पता चल गया। दूसरा कब होता है, किस समय स्टार्ट होता है? तो इन द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के एज में, जब टीन एज होती है, तो प्यूबर्टी के टाइम में, मतलब 13 से 13 ईयर्स से 19 ईयर्स, मतलब जो प्यूबर्टी का एज होता है, उस बीच में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एडल्ट लाइफ, यानी काफ़ी ज़्यादा उम्र तक, एडल्ट लाइफ, ओल्ड लाइफ तक ये रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, मतलब सीमेन सिक्रेशन जो होती है या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। लेकिन ये थ्रू आउट द लाइफ होती है। मेल में जैसे कि फीमेल में होता है कि मिनोपॉज आ जाता है 45 से 50 ईयर्स के बाद, फिर ओवम का सिक्रेशन या फिर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है। और ओल्ड एज में ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है और स्पर्म का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होने लगता है ओल्ड एज में, ठीक है। अब देखेंगे कि हम लोगों ने देखा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। वहाँ पे 2 टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल? पहला मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरा सर्टोली सेल, ठीक है। ये हमारा जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, अभी एनाटॉमी में आप लोग पीछे देख लीजिएगा, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स था और यहाँ कुछ सेल्स थे। इसको इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल बोलते थे। क्या लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। और इसके अंदर जो सेल होते हैं तो उसमें ये 2 सेल होते हैं, सर्टोली सेल और साथ में साथ जर्म सेल, ठीक है। इसके अंदर 2 सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, ठीक है। तो मेल जर्म सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया कहने का मतलब कि वो सेल जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, वो वैसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। जो सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता हो उसे मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। लेकिन सर्टोली सेल जो होता है वो लार्ज सपोर्टिव सेल होता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सपोर्टिव सेल होता है, यानी मेल जर्म सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फिर स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया को ये न्यूट्रिशन या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पर्म का आसानी से फॉर्मेशन कर सके वो सेल, ठीक है। ये 2 तरह के सेल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और ध्यान से देखें अब स्टेप्स के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप्स कौन कौन सा होता है। तो मैंने प्रॉपर इधर साइड में डायग्राम बनाया, उसका नोट्स की तरफ भी इधर साइड लिखा है, आपको दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इसके डायग्राम पे पहले फोकस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके रिटर्न वाली चीज़ पे। सबसे पहले क्रोमोजोम नंबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मेल जर्म सेल है। अभी मैंने क्या बताया कि मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया जो है वही जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 2 तरीके का सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सेल्स होता है, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल्स। यही मेल जर्म सेल्स
एक दो रहता है वो माइटोसिस करता है। माइटोसिस क्या होता है कि एक सेल से जब दो सेल बनता है ये कहलाता है माइटोसिस। और मियोसिस क्या होता है कि एक सेल से जब 4 सेल बन जाते हैं, इससे फिर 2 बन जाएंगे, इससे फिर 2 बन जाएंगे, ये होती है मियोसिस होती है, ठीक है। और माइटोसिस होती है 1 से 2 बनते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमोजोम नंबर डिवाइड नहीं होता है। इसमें क्रोमोजोम नंबर डिवाइड नहीं होता। अगर 23 है माता के पास तो बच्चे के पास भी 23 होगा, ठीक है। अगर 32 है मदर के पास तो बेटे के पास भी 32 होगा। क्रोमोजोम डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये माइटोसिस के केस में होता है। मियोसिस के केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे आके 11 हो जाएगा, क्रोमोजोम डिवाइड हो जाता है। तो मेल जर्म सेल जो है अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है, बहुत ज़्यादा मेल जर्म सेल बन जाता है और इस तरह से माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है, जिससे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया, इसमें से कुछ जो सेल्स होंगे वो अब जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें से जो सेल्स जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए एक्टिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है वो जब मैच्योर हो जाती है, ठीक है, यहाँ डिवाइड किया, माइटोसिस हो गया, बहुत सारा नंबर ऑफ सेल्स बन गया, ठीक है। उसमें से कुछ ही सेल होंगे ना जो जिनमें मैच्योरेशन आ जाएगी, मैच्योर हो जाएंगे कि अब वो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, फर्दर मियोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स मियोसिस करके स्पर्म बनाने वाले हैं उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। यहाँ पे जो क्रोमोजोम का नंबर है 44 + XY यानी 46, वो उतना ही इनके पास भी होता है, 44 + XY यानी 46। यहाँ पे तो माइटोसिस हो रहा है। अभी मैंने बताया कि माइटोसिस में क्रोमोजोम का नंबर डिवाइड नहीं होता है, हाफ नहीं होता है, जितना इसके पास है उतना ही इसके पास भी होगा, ठीक है। ध्यान है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। डिप्लॉयड यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, हैप्लॉयड सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके पास, सॉरी यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 मैंने यहाँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। डिप्लॉयड 46 क्रोमोजोम है। अब यहाँ पे मियोसिस में 2 स्टेप होता है। यहाँ पे देखिए मियोसिस फर्स्ट है और ये वाली जो है मियोसिस सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट से दो सेल बनते हैं, ठीक है, 2 सेल बन रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास क्रोमोजोम का नंबर जो हो जाता है वो हाफ हो जाता है, 23 हो जाएगा, ठीक है। 22 + X एंड Y यानी 22 रहेगा, उसके साथ या तो X रहेगा या फिर Y रहेगा, कोई एक रहेगा। तो 22 + X कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोजोम, या फिर 22 + Y यानी टोटल 23 क्रोमोजोम, यानी टोटल हाफ हो जाते हैं। 46 का हाफ हो जाएगा 23 सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, ये सेकेंड मियोसिस होगा तो फिर वहाँ से कितने सेल बन जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे बने हैं 4, ठीक उसी तरह 4 सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। और इसके पास जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है ठीक उतना ही इसके पास भी होता है। यहाँ पे रहेगा 2n और उससे हो जाएगा n, और यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ पे भी है। यहाँ से हाफ हो जाता है, फिर इतना ही सेम इसके पास भी आता है, इसके पास अब हाफ नहीं होता है। यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्रोमोजोम का नंबर सेम आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। और यहाँ पे भी क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा, 23, 22 + X एंड Y, कोई एक, या तो X या तो Y, टोटल कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब ये स्पर्मेटिड आगे मैच्योरेशन होती है, इसमें मैच्योर होता है और ये क्या बना लेता है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। अभी मैं बताऊंगी कि इसकी मैच्योरेशन कैसे होती है, कैसे ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये था डिप्लॉयड 46 क्रोमोजोम था और लास्ट में आके कितना क्रोमोजोम बच रहा है हमारे पास, 23, 22 + X या फिर Y, ये देखिए ऑब्लिक है, टोटल कितना 23 क्रोमोजोम यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये हैप्लॉयड हो जा रहा है, डिप्लॉयड से 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम था, यहाँ पे 23 + 23 था और यहाँ पे सिर्फ 22 बच रहा है, यानी हैप्लॉयड 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम बच रहा है, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अभी मैं इसके नोट्स वाली चीज पार्ट समझा रही हूँ आपको, ताकि एग्जाम्स वगैरह में लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस जाते हैं, माइटोसिस में जाते हैं जहाँ उनकी नंबर्स इंक्रीज होती है, नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी oocyte,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम 46 होंगे। ठीक है, ये क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहली मियोटिक डिवीजन में जाएंगे और ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हैप्लॉयड होते हैं और इनके पास क्रोमोजोम नंबर 23 होता है, हाफ हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और उसके बाद वो क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉयड होता है, इनके पास भी क्रोमोजोम नंबर 23 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कैसे इसकी मैचुरेशन हो रही है। अब मैंने बताया था कि जो आपके पास वो सर्टोली सेल है, ठीक है, सर्टोली सेल, तो ये सर्टोली सेल जो स्पर्मेटिड है ना, ये जाता है सर्टोली सेल के, ये जो सर्टोली सेल एक तरीके से, इधर मैं कहीं दिखलाती हूँ, ठीक है, इधर देख लीजिए, ये मान लेते हैं सर्टोली सेल हो गई, यहाँ पे ये आ जाता है, ये सेल आ जाएगा। ठीक है, ये सेल आ जाता है और यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह लेके मैच्योर होके बाहर निकलता है, स्पर्म बनाता है। ठीक है, द स्पर्मेटिड, ये जो स्पर्मेटिड है, बिकम इम्बेडेड। ठीक है, इम्बेडेड मतलब किसी चीज़ के अंदर चल जाना, इम्बेड हो जाना, घुस जाना। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये चला जाता है। मैच्योर द स्पर्मेटिड, वहाँ पे स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन होता है और वहाँ पे वो फॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म। फिर वहाँ से स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? स्पर्मेटिड बना, ध्यान से सुनिएगा, स्पर्मेटिड बना। ठीक है, वो स्पर्मेटिड कहाँ गया? सर्टोली सेल के पास गया और सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में वो इम्बेड कर गया, घुस गया। ठीक है, अब वहाँ उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो न्यूट्रिशन लेता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाने के बाद वो क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। ठीक है, जब वो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब कि वो टेस्टिस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं, तो फिर उससे वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बाय इम्बेडिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू द सर्टोली सेल। यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म की जो फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अभी जो होल प्रोसेस देख रहे हैं तो वो क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस था। क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस था। जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है वो क्या थी? स्पर्मेटोजेनेसिस थी। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बन रहा है, स्पर्म जो बन रहा है, इस प्रोसेस को, इतनी सारी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। सिर्फ इतनी प्रोसेस को, समझ आ रही है बात? स्पर्मिएशन क्या हो रहा है कि अब ये सेल के अंदर जा रहा है, सर्टोली सेल के ये अंदर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जब बाहर निकलता है मैच्योर होके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो से अब जो है स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, सॉरी, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया, इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया, वहाँ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बन गया। वो स्पर्म बनने के बाद जो हमारी टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उससे वो क्या होगा? अब बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम से मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश, ये हमारा हो गया टेस्टिस। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ये सेल का स्पर्मेटोजोआ बन गया। जब ये स्पर्मेटोजोआ इससे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसेस को, यानी यहाँ से स्पर्म जब बाहर निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। और जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बन रहा है, या फिर स्पर्म बन रहा है, या फिर स्पर्मेटोजोआ, इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस दौरान क्या होता है कि ये सर्टोली सेल हो गया। इस सर्टोली सेल के बाद पास ये साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे ये जो स्पर्मेटिड है, ये क्या है? सर्टोली सेल। और ये क्या है? स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड है। अब यहाँ पे इसकी मैचुरेशन हो जाती है और यहाँ से बाहर जो निकलता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये जो बाहर निकलता है, ये क्या होता है? ये होता है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस।
और जब यही स्पर्म बन गया और ये बाहर निकलने लगता है टेस्टिस से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन। समझ आई होगी, अब क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ नोट्स में आपको मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, मतलब एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ स्पर्मेटोगोनियम जो है टेक्स 22 आवर्स, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है, ये पूरा जो अभी मैंने प्रोसेस बताया स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये कितना टाइम लेता है एक स्पर्म की फॉर्मेशन करने में? तो वो 22 आवर्स का टाइम लेता है। एक स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करने में 72 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पर्म बन के, अभी मैंने बताया कि स्पर्म बन के स्पर्मिएशन जो मैं बताई कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या फिर टेस्टिस से बाहर निकलती है। तो हमने एनाटॉमी पढ़ा था, एनाटॉमी कैसे कैसे स्पर्म बाहर निकलती है। ठीक है, तो एनाटॉमी पढ़ा था कि उसके बाद वो कहाँ जाती है? इपिडिडाइमस में जाती है, इपिडिडाइमस में जाती है। तो यहाँ से जो स्पर्म निकलता है ना, वो नॉन मोटाइल होता है। जो टेस्टिस से निकलता है, यहाँ पे जो टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है वो नॉन मोटाइल होता है, मूवेबल नहीं होता है। हमने अभी तक स्पर्म का स्ट्रक्चर में अगले लेक्चर में बताऊंगी कि उसके पास टेल होती है। ठीक है, स्पर्म के पास टेल होती है जो कि मूव करती है। ठीक है, तो वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। स्पर्म जो होगा, स्पर्म के पास ये टेल होती है जिसकी वजह से ये मूव करता है। ठीक है, ये मूव करता है। लेकिन जब ये टेस्टिस से बाहर निकलता है, इपिडिडाइमस में जाता है, तो उस वक्त जब टेस्टिस से बाहर निकलता है ना, तो ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता है। जब ये इपिडिडाइमस में जाता है, इपिडिडाइमस में जाता है, तो वहाँ पे स्पर्म के पास मोटिलिटी आ जाती है। इसीलिए इपिडिडाइमस में उसको टेम्पररी स्टोरेज बोला जाता है स्पर्म का, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है। वो टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है वो नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं करता, वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन जैसे वो इपिडिडाइमस में जाता है तो वहाँ पे जाके वो मोटाइल हो जाता है, उसकी मूवमेंट आ जाती है, जो टेल है वो मूव करने लगता है। ठीक है, फिर वो आगे वास्ट डिफरेंस में जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा से बाहर होके ये निकल जाता है, मेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको एनाटॉमी में समझ में आएगा, ये सारी मैंने पाथवे समझा रखी है। तो अब क्या चीज़ें बाहर निकलती है? स्पर्म तो सिर्फ नहीं निकलता, उसके साथ क्या निकलता है? सीमेन। सीमेन क्या होता है कि जो स्पर्म हो गया उसके साथ ये जो 3 ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिवर्साइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों के द्वारा जो चीज़ें सिक्रेट की जाती है उनके साथ स्पर्म होते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के हम सीमेन बोलते हैं। वही सीमेन यूरेथ्रा से बाहर निकल के वेजाइना में जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो आई थिंक आपको ये पूरी लेक्चर समझ आई होगी और ये पूरी नोट्स टाइप है, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।